कि हमें आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ हमें जानेंगे कि क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। दूसरी चीज़ अधिशोषण क्या है, और अधिशोषण में हम ये जानेंगे कि क्या होता है अधिशोषक और क्या होता है अधिशोष। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे कि क्या होता है विशोषण। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या होता है अवशोषण, और साथ ही हम जानेंगे क्या होता है शोषण। और अंत में हम ये शोषण यानी कि अधिशोषण और अवशोषण में हम डिफरेंस भी करेंगे, अंतर करके दोनों चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद में अंत में कुछ हम महत्वपूर्ण नोट पॉइंट्स को आपको समझाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ कि सरफेस केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना है। पहले ये जानिए कि हमें ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है। देखिए, इस पार्ट को हमने शुरुआत में से ले लिया है। क्यों? क्योंकि आपकी केमिस्ट्री चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ें, चाहे ऑफ इनऑर्गेनिक पढ़ें, कोई भी केमिस्ट्री आप पढ़िए, सभी केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन करवानी पड़ती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है, और हर एक रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और उत्पाद यानी कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? आपको उत्पाद एक मिलकर के बनेगा। तो जो रिएक्टेंट के मध्य जो ये अभिक्रिया हो रही है, इसके होने के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें होंगी, या तो अधिशोषण होगा या तो अवशोषण होगा। तो पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है इस एक चैप्टर पे, जो कि कौन सी है? एक है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। तो इसीलिए हमको इसे पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी ठोस, ध्यान दीजिएगा, किसी ठोस या द्रव, ठोस या द्रव, हम यहाँ पे गैस को भी ले सकते हैं, गैस को भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, इनके सरफेस पे, इनके पृष्ठ पे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर कोई आपके पास में ठोस है, या कोई आपके पास में लिक्विड है, या फिर कोई आपके पास में गैस है, तो ठोस, द्रव और गैस की सतह पर होने वाली जो भी घटनाएं होंगी उनका हम अध्ययन करेंगे। ध्यान रखिएगा, वो घटना भौतिक भी हो सकती है और वो घटना रासायनिक भी हो सकती है। अगर किसी ठोस, द्रव या गैस के ऊपर होने वाली अभिक्रिया या जो है ये घटना प्रक्रिया जो भी हो रही है, अगर ये एक रासायनिक परिघटना हुई तो वहाँ पे अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अगर इन्हीं ठोस, द्रव, गैस पे होने वाली जो प्रक्रिया है उसमें कोई अधिशोषण या अवशोषण होने के बाद इन तीनों पे कोई नया उत्पाद बन जाए, तो वहाँ पे उसे हम तुरंत क्या कह देंगे? उसे तुरंत हम कह देंगे रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया कह देंगे। लेकिन अगर कोई नया पदार्थ ना बने, सिर्फ उसमें अवशोषण या अधिशोषण सिर्फ हो जाए, तो वहाँ पर वो भौतिक प्रक्रम तक ही सीमित रहेगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। देखिएगा रसायन, एक बार लिख लेते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी ठोस, द्रव या गैस की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन कहलाता है। ये बात क्लियर हुई? किसी ठोस, द्रव या गैस की सरफेस पे, सतह पे जो भी घटनाएं होंगी, अगर उनका हम अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पृष्ठ रसायन कहलाएगा। बात क्लियर हुई? इसके तुरंत बाद हम सीखेंगे। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए, इसमें अगर हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं तो देखिएगा, जैसे आप पढ़ेंगे इसमें, जैसे बिलेन है जैसे। अच्छा, बिलेन समझने के लिए आप ये पढ़िए कोलाइडी बिलेन, क्योंकि यहाँ पे उसकी चर्चा की गई है। कोलाइडी बिलेन। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक ये देखिएगा इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाएं एक सरफेस अभिक्रिया होती है, एक पृष्ठ रिएक्शन होती है, सरफेस रिएक्शन होती है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रोड में आपके पास में एक होता है क्या, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड एक होता है कैथोड। और आप जानते हैं कि जो भी रिएक्शन होती है इसकी सतह पे होती है, इसकी सतह पर होती है, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है इसके सरफेस पे होता है और उसी विलयन में घुल जाते हैं। ये बातें आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होती है एक सरफेस रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। और कोलाइडी विलयन के बारे में अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसमें अधिशोषण पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, अधिशोषण पढ़ेंगे और इसे कहते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्प्शन क्या है। देखिए मान लीजिए आपके पास में कोई एक पदार्थ है, ये आपके पास में कोई एक पदार्थ है और आपने इस पदार्थ पर क्या किया कि बाहर से किसी चीज़ को लेकर के आए, बाहर से कोई पदार्थ लेकर के इसके ऊपर हम लेकर के आए ऐसे, और हमने सोचा था कि ये इसके अंदर छिल जाएगा, इसके अंदर मैंने हिला दिया, समझ लीजिए एक सेकंड के लिए। कोई पदार्थ, बहुत सारा पदार्थ है, ये हम एक प्रयोग कर रहे हैं, इस बहुत सारा पदार्थ हम लेकर के एक ठोस के ऊपर हमने डाल दिया। अब ये जो हमारा एक जो ब्लू कलर को दिख रहा है, ये हमारा जो है ये एक ठोस है और हमने इसके सरफेस पे डाला है कुछ पदार्थ, एक सब्सटेंस है। अब यहाँ पे घटना देखिएगा ध्यान से, अभी क्लियर कर रहे हैं। अधिशोषण एक ऐसी घटना है जिसमें किसी ठोस के ऊपर किसी पदार्थ की मात्रा इकट्ठा हो जाए, एकत्र हो जाए, संग्रह हो जाए, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो पदार्थ इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमने बना दिया समझाने के लिए सिर्फ। अधिशोषण में किसी ठोस के ऊपर क्या होगा, कोई पदार्थ आकर के इसी के सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। ये जो सरफेस दिख रहा है इसी सरफेस पे आकर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। और ये घटना क्या कहलाएगी, ये घटना कहलाएगी अधिशोषण। क्या कहलाएगी, अधिशोषण कहलाएगी। अच्छा, ये ठोस है और ये जो है पदार्थ इसके ऊपर एकत्र हुआ है। ठोस की जगह यहाँ पे द्रव भी हो सकता है, गैसों में अधिशोषण होता है, ऐसा मत समझिए कि नहीं होता है, अभी दिखाएंगे आपको गैसों में कैसे होता है। अच्छा, अधिशोषण में दो चीज़ें हैं, एक ऐसा पदार्थ जिस पर कोई पदार्थ आ करके एकत्र हो रहा है और एक ऐसा पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने ऊपर एकत्र कर रहा है। तो दो चीज़ें इसमें हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दो चीज़ों को समझिए पहले। जो पदार्थ अपने ऊपर चीज़ों को एकत्र करेगा उसे बोलेंगे क्या, अधिशोषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोषक बोलेंगे। और जो पदार्थ उसके ऊपर एकत्र होगा उसे कहेंगे अधिशोष। क्या बोलेंगे, अधिशोष से बोलेंगे, अधिशोष। इसे कहते हैं क्या, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट। और इसे बोलेंगे क्या, इसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। ठीक है, इसे बोलेंगे एडजॉर्बेट। ध्यान दीजिएगा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट ये दो चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए अधिशोषक में। क्यों, क्योंकि सवाल आएगा तो आप भूल जाओगे। कैसे, अभी सवाल दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये जो ठोस है, ये आपके पास एग्जाम्पल देखिए अभी समझ जाओगे। आपके पास में कोयला, जिसे एनसीईआरटी में चारकोल कहा गया है, ध्यान रखिएगा, चारकोल कहा गया है। इस चारकोल को अगर हम अमोनिया, देखिएगा जैसे आपको बहुत सारी गैसें हैं, जैसे ये हो गया H2 हो गया, O2 हो गया, ऐसा नहीं कि अमोनिया ही होगा, ऐसे NH3 भी हो सकता है। हालांकि NH3 के बारे में कहा गया एनसीईआरटी में, उसने कहा है कि जब NH3 को चारकोल के संपर्क में लाते हैं तब NH3 इस चारकोल, मान लीजिए चारकोल आपके पास है, कोयला है, तो NH3 इसके सरफेस पे सोख ली जाती है, इसके सरफेस पे एकत्र हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को कहेंगे क्या, अधिशोषण कहेंगे। अब यहाँ पे आप पूछेगा कि यहाँ पे NH3 क्या है, अधिशोषक है कि अधिशोष है, तो आप तुरंत क्या बताएंगे कि NH3 यहाँ पे क्या है, आपका अधिशोष है, और कोयला या फिर चारकोल यहाँ पे क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे क्या, अधिशोषक है। दोनों बात क्लियर हुई, इसको मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे अधिशोषक अधिशोष में। और लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने ऊपर एकत्र करते हैं वे अधिशोषक कहलाते हैं, और जो पदार्थ उस पर एकत्र होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अधिशोष्य। क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं अवशोषण पे, ध्यान रखिएगा, अवशोषण की बात करेंगे।
देखिए ध्यान से, अवशोषण, अवशोषण की बात करेंगे। ये देखिए ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ ऐसे है, इस पदार्थ पे हमने, और ये पदार्थ हो सकता है मान लीजिए ठोस है, समझिए ठोस, 1 मिनट के लिए ठोस समझ लीजिए इसको। इस ठोस पे हमने क्या किया, किसी पदार्थ को डाला। किसी पदार्थ को डालने के बाद क्या हुआ, देखिए मान लीजिए किसी पदार्थ को हमने इस पर डाला ऐसे, और ये पदार्थ सरफेस के ऊपर न रह करके इसके अंदर आ गया। कहाँ गया, इसके अंदर आ गया। जब पदार्थ इसके अंदर आ जाएगा तो पदार्थ इसके बाहर नहीं रहेगा, सरफेस पे नहीं टिकेगा, टिकेगा लेकिन वो केस दूसरा होगा। यहाँ पे हमने सिर्फ बात किसकी की है, हमने यहाँ पे बात किसकी की है, सिर्फ अवशोषण की बात की है। और इस अवशोषण के दौरान जो भी पदार्थ इसके ऊपर डालेंगे या फिर ठोस को हम जब किसी पदार्थ में डालेंगे तो जो भी हमारा जो पदार्थ होगा वो इस ठोस के अंदर क्या हो जाएगा, पूरे आयतन में, पूरे द्रव्यमान में एक समान रूप से क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। एक समान रूप से, ध्यान रखिएगा, एक समान रूप से क्या होगा, वितरित हो जाएगा पूरे आयतन में। पूरा जो इसका कंप्लीट आयतन है, पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा। और जब ऐसी प्रक्रिया होगी तब उसे क्या कहेंगे, अवशोषण कहेंगे। और इस घटना में जो ठोस है, जो चीज़ों को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसे अवशोषक बोलेंगे। और जो इसमें अवशोषित हो रहा है उसे अवशोष्य कहेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक और पॉइंट आता है जिसे कहते हैं शोषण। शोषण, सॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी अवशोषण की घटना में इसको समझ लीजिए। मान लीजिए इसी पदार्थ को हमने क्या किया, इसके सरफेस पर भी हमने एकत्र कर दिया। कहने का मतलब ये कि ठोस के अंदर तो जा ही रहा है, साथ ही साथ इसके सरफेस पर भी एकत्र हो रहा है। और आप ये कह सकते हैं कि इस घटना में अवशोषण भी हो रहा है, अवशोषण तो हो ही रहा, आप देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे अधिशोषण हो रहा है, अधिशोषण भी हो रहा है। तो जहाँ पे अवशोषण और अधिशोषण दोनों होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्या, शोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। ऐसी घटना जिसमें, या ऐसी पृष्ठीय घटना जिसमें, अब पृष्ठीय क्यों कहेंगे या ऐसे कहेंगे, ऐसी घटना, क्योंकि पृष्ठ में नहीं हो रही, अंदर भी हो रही है ना, तो ऐसी घटना जिसमें अधिशोषण भी हो और अवशोषण भी हो, तब उसे हम क्या कह देंगे, तब उसे हम कहेंगे शोषण कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, शोषण कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको समझ थोड़ा समझ लीजिए। विशोषण, विशोषण समझिएगा, ठीक है, डिजॉर्प्शन। अगर हम इस ठोस के ऊपर एकत्रित इस पदार्थ को, ये जो पदार्थ है जो हमारा यहाँ पे अवशोषक और अधिशोषक, अधिशोष और अवशोष दोनों है यहाँ पे, ये जो पदार्थ यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे अवशोष भी है और अधिशोष भी है। अब जैसे ही हम इस पदार्थ को यहाँ से अलग कर लें, यानी कि अवशोष को या अधिशोष को अगर हम किसी ठोस या द्रव से उसको वहाँ से हटा लें, तो हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशोषण, उसे कहेंगे विशोषण। किसी भी अधिशोषक या अवशोषक के पृष्ठ से अधिशोष या अवशोष की मात्रा को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, विशोषण कहलाती है। ध्यान रखना, क्लियर हुई बातें। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा, इनको नोट करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट आइए, अंतर देखेंगे, दोनों में क्या विशेष अंतर है, अंतर की बात करेंगे। अधिशोषण और यहां पे आप लिख लीजिए अवशोषण, दोनों में अंतर समझिएगा। देखिए सबसे पहला और मुख्य अंतर यह है कि जो अधिशोषण है ये पृष्ठ पे होता है। कहाँ होता है, यह जो है सतही या पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अधिशोषण कैसा है, सतही या पृष्ठीय घटना है। उसके बाद अगर हम बात करें अवशोषण की, तो यह ठोस के पूरे आयतन में, पूरे आयतन में समान रूप से होता है,
समान रूप से होता है। ठीक है, राइटिंग समझ जाइएगा जो लिखा हुआ है, ज़्यादा अच्छा लिख नहीं पा रहे हैं फिलहाल। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट को समझिएगा। यह जो प्रक्रिया है अधिशोषण की, यह तीव्र होती है। क्या होती है? ये तीव्र होती है, एक तीव्र प्रक्रिया है, तीव्र प्रक्रिया है। और जो अवशोषण की प्रक्रिया है यह मंद प्रक्रिया है। कैसी है? मंद प्रक्रिया, धीरे धीरे होती है। अच्छा, अगले पॉइंट की हम बात करें तो अधिशोषण पहले तीव्र होगा और बाद में धीमा होगा, या मंद लिख सकते हैं। और ये जो होता है ये समान रूप से होता है, समान रूप से होता है। ठीक है, अवशोषण समान रूप से होता है। कहने का मतलब इसका ये तीव्र या धीमा नहीं होता, एक समान रूप से चलता रहता है। इतनी बातें क्लियर हुई। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अगर आपसे पूछे कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों प्रक्रिया में जो अधिशोष या अवशोष की मात्रा है दोनों बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें आप समझ लीजिए अधिशोषण में जो अधिशोष होगा, अधिशोष की सांद्रता सतह पर बढ़ती है, लेकिन यहां अगर आप देखें तो अवशोष की जो मात्रा है ये पूरे आयतन में बढ़ती है। ठीक है, पूरे आयतन में बढ़ती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसके एग्जाम्पल के लिए आता है, वो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि स्याही, आप पेन से लिखते हैं किसी पेपर पे, तो स्याही या जो आपका कलम का जो निकलता है, आप जानते हैं पेंसिल हो गया या फिर पेन हो गया या मार्कर जो भी लिखते हैं, तो वो पेपर पे उसकी सतह पर ही चिपक जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्याही से पेपर पर लिखना, स्याही से पेपर पर लिखना। दूसरा देखिएगा, चारकोल का एग्जाम्पल मैंने बताया भी आपको। चारकोल का या चारकोल द्वारा NH3 का अधिशोषण। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि NH3 ही रहेगा, आपका H2 भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है, CO2 या SO2 भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है। अच्छा, एक और समझ लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे सिलिका जेल नाम सुना होगा, सिलिका जेल, कुछ और लिख गया। सिलिका जेल द्वारा पानी यानी कि H2O का अधिशोषण, ये अधिशोषण के एग्जाम्पल हैं। एक एक एग्जाम्पल पूछा क्या, ध्यान रखिएगा। अमोनिया का जो है इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल कैसे बनेगा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं, वही एक इंपॉर्टेंट रहेगा, NCERT का है, देखिएगा। जल द्वारा NH3 का अवशोषण, जल द्वारा NH3 का अवशोषण देखिए कैसे होता है। NH3 प्लस H2O और ये क्या बनता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो अभिक्रिया है, ये एक मैंने कहा था कि सरफेस केमिस्ट्री में अगर कोई नया उत्पाद बन जाए तो वह अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए, यह अब जल है, जल द्वारा NH3 का जो है, जल के द्वारा अगर हो रहा है पृष्ठीय घटना तो वहाँ पे अवशोषण हो जा रहा है, लेकिन चारकोल के साथ में अधिशोषण हो रहा है। इसी चीज़ को समझा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये पूछा गया है, नीट तक एग्जाम तक पूछा गया है ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अवशोषण और अधिशोषण में ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी चीज़ें आसान याद हो जाएंगी आपको। उसके बाद हमने अंतर को पढ़ लिया, ये मेन अंतर है, बाकी बहुत सारे अंतर है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतने ही काफ़ी हैं आपके लिए, नोट कर लीजिए इनको सभी को। इसके बाद हम इस अधिशोषण की पूरी प्रक्रिया से
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट करके लिखाएंगे और वही पॉइंट आपको याद करने हैं। ये सब तो हल्के पॉइंट हैं। देखिए उन चीज़ों को नोट करते हैं एक बार। चलिए नोट पॉइंट को देखिए ध्यान से। नोट पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। हमने कहा कि जो अधिशोषण है वो एक पृष्ठीय घटना है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल या अणु है, ऐसे तो होगा, कोई अणु होगा भाई, कोई भी पदार्थ हो अणु तो होगा ही, और इस अणु के आसपास या इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे, इस चीज़ को ध्यान समझिएगा, इसके सरफेस पे दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये, एक हो सकता है आकर्षण बल, ठीक है। दूसरा चीज़ हो सकता है संयोजकताएं। संयोजकताएं, दो चीज़ें हो सकती हैं। किसी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके सरफेस पे दो चीज़ें संभवतः होगी ही होगी। एक तो होगा क्या, आकर्षण बल, या फिर अगर ये नहीं है तो ये तो पक्का होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक होगा, हो सकता है दोनों भी हो सकता है, दो चीज़ें होंगी। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो आकर्षण बल है, ऐसा कहा गया कि जो ये आकर्षण बल है यह वांडर वाल बल होता है। वांडर कुछ और लिख रहे हैं, वांडर वाल बल है ये। और वांडर वाल बल हमेशा कैसा होता है, एक आकर्षी बल होता है। क्लियर हुआ। अगर ये बल होगा तो कैसा होगा, वांडर वाल बल होगा। अगर वहाँ पे बैलेंसी संयुक्ताएं होंगी तो वो आप जानते हैं 1 से 4 तक कुछ भी हो सकता है, 1 से 4 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखना है, जो अधिशोषण होता है, अधिशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया वांडर वाल बल या संयोजकताओं के कारण संभव होती है। ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देखिए, और तीसरा देखिए, चौथा देखिए, साथ में देखिए। डेल्टा H, डेल्टा S और डेल्टा G, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, सब के सब दिखाएंगे अभी आपको। देखिए डेल्टा H क्या होता है, हीट होता है। डेल्टा S क्या है, एंट्रोपी है। और डेल्टा G पूछे तो क्या कहोगे, गिब्स फ्री एनर्जी है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल्टा H निगेटिव होता है, डेल्टा S निगेटिव होता है, डेल्टा G भी निगेटिव होता है। तीनों के तीनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा एंट्रोपी, ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी घटती है। निगेटिव साइन का मतलब कि एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही। जाहिर सी बात है भाई कि अगर किसी सरफेस पे अगर हम चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो एंट्रोपी घटेगी ना। एंट्रोपी का मतलब किसी चीज़ को कितना ज़्यादा हम क्या कर लें, दूर दूर तक कर दें। मॉलिक्यूल दूर दूर तक हैं तो एंट्रोपी ज़्यादा है, इकट्ठा कर लिया तो एंट्रोपी घट गई। तो आप जानते हैं अधिशोषण की प्रक्रिया में किसी ठोस की सतह पे कणों का एकत्र होना होता है, तो उसमें एंट्रोपी हमेशा घटेगी, जानते हैं आप बिल्कुल। यहाँ देखिए, जब भी गिब्स एनर्जी निगेटिव आए तो तुरंत आप कहेंगे कि ये प्रक्रिया स्वतः हो रही है, स्वतः प्रक्रिया है ये। क्या कहेंगे, ये प्रक्रिया जो है स्वतः अपने आप से हो रही है। अच्छा यहीं पर आपको सिखा दें कुछ बातें और। डेल्टा G के लिए ही, डेल्टा G की ही बात करें, ये गिब्स एनर्जी होता है, एक बार लिख देते हैं। गिब्स ऊर्जा ये 3 टाइप का हो सकता है, ऐसे समझिएगा। डेल्टा G ये 3 तरह से हो सकता है। या तो आपका डेल्टा G नेगेटिव होगा, या फिर आपका डेल्टा G 0 होगा, या तो फिर आपका डेल्टा G पॉजिटिव भी हो सकता है। तीनों के केस समझिएगा। अगर निगेटिव है तो प्रक्रिया स्वतः होगी, अगर 0 है
तो साम्यावस्था में होगी प्रक्रिया आपकी, जो भी प्रक्रिया हो, अधिशोषण ही नहीं, कोई भी प्रक्रिया हो, अगर वो पॉजिटिव है तो ये अस्वतः होगी, मतलब आपको बाहर से एनर्जी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अस्वतः ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, और ये स्पॉन्टेनियस होगी, ये इक्विलिब्रियम में प्रोसेस होगी। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना है। यहाँ से सवाल जो आते हैं, भैया आपको बता दें कि नीट में, जेई में बहुत सवाल यहाँ से बनते हैं। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और आज के इस टॉपिक में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और इसको डिटेल में, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे अधिक नहीं पूछेगा आपको, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए, अभी तक जो हमने पढ़ाया है इसमें से इससे आगे कुछ नहीं पूछा गया है। एक अमोनिया का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और इसके नोट पॉइंट में ये बातें जो लिखी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, धन्यवाद।